नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन ने इमरान खान का इंटरव्यू लिया। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कैसी ईद है? अच्छा, अपोजिशन वाली ईद ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं या हुकूमत वाली ईद ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे? चैलेंज वाली ईद ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जब चैलेंज ज़्यादा हो तो आप फिर आपके अंदर वो सलाहियतें निकलती है चैलेंज का मुकाबला करने के लिए। तो ये बड़ी चैलेंजिंग हमारे चंद हफ्ते गुजरे हैं। जो घर पे मेरे अटैक हुआ, 2 दफ़ा अटैक किया, और फिर ये जो प्लान किया हुआ है अबडक्शन का, अरेस्ट का नहीं, अबडक्शन का, कि अगवा करके ले जाएं। अब तो ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशंस का ये हिसाब है कि पहले इंसान को पकड़ते हैं, ये जिस तरह अली अमीन हो गया, हसन न्याजी हो गया, फवाद चौधरी, पहले पकड़ते हैं और फिर वारंट दिखाते हैं, और फिर एक बेल लेते हैं तो फिर दूसरी कर देते हैं। तो सिर्फ हमारी इस वक्त पार्टी इस दौर से गुजर रही है जिधर किसी किस्म के हकूक नहीं है, विक्टिमाइजेशन है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो न्यूट्रल होती है वो सबसे ज़्यादा बायस्ड और ओपनली जुल्म कर रही है। तो एक बड़ी हमारी सारी पार्टी के लिए चैलेंजिंग ईद, तो ये हमारे लिए उस तरह की ईद नहीं गुजरी जो एंजॉय करने वाली ईद है। और सुप्रीम कोर्ट ने डेट दे दी है 14 मई, तो हमने तो 14 मई से आगे नहीं इनको जाने देना, क्योंकि अगर इन्होंने कोई और, जिस तरह इन्होंने अटैक किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट पे, जो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं चीफ जस्टिस, उनकी फैमिली, ये अगर ये समझते हैं कि अब ये प्रेशराइज करके सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह निकलेंगे, मैं अभी से ही अपनी सारी पार्टी को, अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं। हम अब पब्लिक वो मूवमेंट कराएंगे पाकिस्तान में अपने आइन और अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कभी पाकिस्तान में पहले नहीं देखी होगी। लोग भूल जाएंगे लॉयर्स मूवमेंट। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुज़ाकरात की बात हो रही है, एकदम से सिराजुल हक साहब आते हैं, एक्टिव होते हैं, वो आपसे मिलते हैं, फिर जरदारी साहब वहाँ से अपने ताहदियों से बातचीत कर रहे हैं। कोई राब्ता फॉर्मली पीडीएम की क़यादत की तरफ से हुआ है, पीटीआई की क़यादत के किसी भी लेवल पे? कोई राब्ता नहीं हुआ। असद कैसर साहब से भी नहीं हुआ राब्ता? असद कैसर तो मैंने उसको दिया ही नहीं ये मैंडेट बात करने का। मेरा मैंडेट था शाह महमूद कुरैशी को। शाह महमूद कुरैशी से कोई अभी तक राब्ता नहीं किया। और मुझे जो लग रहा है ये कि जो मेरा खौफ है, क्योंकि ये इलेक्शन, मुझे पता है इनकी नीयत क्या है, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। मुझे खौफ ये है कि ये मुज़ाकरात को इस्तेमाल करेंगे डिले करने के लिए। हम इस चीज के ऊपर अड़े हुए हैं कि 14 मई से आगे पंजाब का इलेक्शन नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर बैठा है। इनको हमने कहा कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल है जॉइंट इलेक्शन की तो हम कर देते हैं। तो मैंने जब कहा, हमने अपनी जब गवर्नमेंट्स कराई थी वो तब कराई थी, इन्होंने इनके सारे लीडरशिप्स, आप अपने प्रोग्राम पे भी दिखा सकते हैं, इन सब की स्टेटमेंट्स हैं कि अगर आप इलेक्शन चाहते हो तो अपनी गवर्नमेंट्स करा दें। सारे इनके चौब, मरियम का, ये खान अब्बासी, इनके मेन जो 4-5 लीडर्स, उस सब ने स्टेटमेंट्स दी। बाजवा से जो मेरी मीटिंग हुई डॉक्टर अलवी के साथ, बाजवा ने मुझे कहा कि अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो अपनी गवर्नमेंट करा दें। अच्छा। हमने अपनी गवर्नमेंट करा दी। उसके बाद वो जिस तरह बच्चे नहीं होते हमारे जमाने में जब हम क्रिकेट खेलते थे, वो जब मैच हारने लगे ना तो वो जो रोंदू टीम, वो विकेट उठा के भाग जाते थे। अब ये विकेट उठा के भागे, वो हम कह रहे हैं वापस आओ मैच खेलना चाहते हैं, वो मैच से भाग रहे हैं। मुझे ये है कि ये टाइम बाय कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं कि किसी तरह हम 14 मई से निकलें और उसके बाद जाके ना ये फिर अक्टूबर से भी आगे इलेक्शन। क्या प्रपोजल है रखी है आपने कि कोई केसेस खत्म करें और फिर हमारे लोगों को? हमारी सबसे बड़ी शर्त ये है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इनका मुद्दत खत्म हो गई है, अब ये बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गई है। 90 डेज के बाद इनकी कोई हैसियत नहीं है। इनको खत्म करके जेन्युइन केयर टेकर लेके आए। जेन्युइन का मतलब ये जो न्यूट्रल हो। ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट तो कोई, यानी इन्होंने सारे हमारे आइन का मजाक उड़ाया। आइन के अंदर केयर टेकर का कॉन्सेप्ट न्यूट्रल है। इन्होंने जो किया इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने, हमने तो इसके बाद इन सारों के ऊपर केसेस करने हैं जो मेरे घर पर अटैक्स किए, जो ये किए, ये तो एक कभी, ये तो अगर उनकी भी गवर्नमेंट होती वो भी डरती है ऐसे काम करते हुए। मैं आपको बताऊं, जो मैंने झूठ सुने हैं ना अपनी जिंदगी में, एक तो 3.5 साल में जब मैं पावर में था, बाजवा ने जो मेरे से झूठ बोले, और जो उसके बाद मैंने झूठ सुने हैं, मैं कभी नहीं समझता था कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में लोग इस तरह झूठ बोलेंगे।
सर इतनी दफ़ा बार बार आप जो हैं आप कहते हैं कि बाजवा साहब ने आपसे झूठ बोला, फिर भी आखिरी महीनों में आप कह रहे थे दे दें एक्सटेंशन और फिर उनके ही नीचे एक इलेक्शन हो जाए और फिर सब आगे बढ़े. Where was that coming from? मैं आपको बताता हूँ, कई झूठ तो जब रिवर्स इंजीनियरिंग की ना मैंने, जब एक तो वहां झूठ हम बोलते रहते थे बीच में, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट गिराई, असल में जो वो रात थी ना 12 बजे जब हमारी गवर्नमेंट गिरी 9 की रात, उस दिन क्लियर होना शुरू हुआ कि सारा वक्त हमारे से झूठ बोलते आए. आपको पता है कि मैं 1 साल पहले, गवर्नमेंट गिरने से 1 साल पहले, मैं मिडिल ईस्ट के सरबराह के साथ बैठा हुआ, शाह महमूद मेरे पास बैठा हुआ था. वो मिडिल ईस्ट का सरबराह मुझे कहता है क्या तुम्हें पता है कि बाजवा तुम्हारे खिलाफ हो गया 1 साल पहले. मैं हैरान, उसमें हम तो एक पेज पे हैं. उसने कहा नहीं, वो अब तुम्हारे साथ नहीं है. मैं शाह महमूद की तरफ देखा, वो मेरी तरफ देख रहा है. हमने कहा हमारा तो बड़ा अच्छा रहा. उसने फिर कहा वो तुम्हारे साथ नहीं है. अब जब हम पीछे देखते हैं तो ये साल पहले से गेम शुरू की थी. फिर वो उनके नीचे इंतखाबात कैसे काबिल भरोसा होते थे? सुन तो लेना, मैं ये कह रहा हूं कि तब मैं बिलीव नहीं कर रहा था. अच्छा, जब हम पीछे देखते हैं, जब हमारी गवर्नमेंट गिरी, उसके बाद हम देखते हैं झूठ पे झूठ बोले गए हमारे से सारा वक्त. जब मैं पूछता था, मैंने एक दिन मैंने कहा आप शहबाज शरीफ को तो नहीं लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे वो आईबी की तरफ से, वो मुझे जो आईबी का हेड था वो मुझे टेक्स्ट भी नहीं करता था, वो आके खुद बताता था, क्योंकि उसको डर लगा हुआ था कि ये मॉनिटर कर रहे हैं. तो मुझे कहता कि ये शहबाज को लाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरे मुज़ाकरात, फादर इन लॉ बीच में पड़ा हुआ है, वो मोहम्मद, वो जो अहमद है उसको सूर वाला, वो जाके गो बिटवीन बना हुआ है. अहमद खान. और बाद में पता चला डिक्की में भी शहबाज शरीफ पहुंच गया था वहां. तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के ओपन एंड शट केस है FIA का, 8 अरब का इसका केस, वो पापड़ वालों का, वो जो फेक अकाउंट्स का. मैंने कहा तुम इसको सोच तो नहीं रहे वजीर आजम? हो सकता है शरीफ मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, वो ऐसे इतने सीधे मुंह से वो झूठ बोलता था. मैंने समझा ये नहीं, वाकई ये नहीं कह रहा. फिर मुझे जब चीजें पता चलती रही, हमारा जब कोई महीना पहले होगा, मैंने फिर इससे कहा, मैंने कहा मुझे अगर आप ये गवर्नमेंट गिराने लगे, आपको पता है इकोनॉमी किसी से संभाली नहीं जाएगी, क्योंकि हमने बैलेंस कर रहे हैं. एक कमोडिटी सुपर साइकिल है, एनर्जी की कीमतें दुनिया में ऊपर चली गई है, ये बड़ा हम डेलिकेट बैलेंस कर रहे हैं अपनी सारी इकोनॉमी को. तो मैंने कहा किसी से संभाली नहीं जाएगी. शौकत तरीन को भेजा अगले दिन, इसके साथ बैठे बाजवा को समझाए कि ये अगर पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन में कोई इकोनॉमी नहीं संभालेगा. और तब मैंने इसे कहा, मैंने कहा सुना आपको ये एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं, हम भी आपको एक्सटेंशन ऑफर कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ना गिराना इस टाइम. नाजरीन, आपने इमरान खान की गुफ्तगू सुना. इमरान खान ने कहा कि जब मैं 1 साल पहले मिडल ईस्ट गया तो मिडल ईस्ट के सरबराह ने कहा कि ये जो बाजवा है आपके साथ नहीं है. इमरान खान ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा विकेट के दोनों तरफ खेलते थे. मैंने कभी इतना झूठ नहीं सुना जितना जनरल बाजवा बोलते थे. मैं हैरान हो गया कि इतने बड़े ओहदे वाला शख्स इतना झूठ बोलता है. जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे. इमरान खान ने कहा ये हुकूमत इलेक्शन में जाने से इसलिए डरता है क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन में इनको शिकस्त होगा. ये लोग अपने हलकों में बीच जाने से डरते हैं, कोई इनको मार ना दे.